आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। आज प्रत्याशियों के नाम की दूसरी लिस्ट संभव है। दूसरी लिस्ट में 150 नामों का ऐलान हो सकता है। आज कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। देखिए, आज 150 नामों की घोषणा संभव है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दूसरी लिस्ट को लेकर के जो मंथन है वो पूरा हो चुका है। आज कई राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के साथ ही घोषणा भी होनी है। तो बड़ी खबर है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज जारी हो सकती है और कहा जा रहा है कि आज की लिस्ट में 150 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। इससे पहले बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में भी कई प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था और आज कई राज्यों के उम्मीदवारों पर चर्चा होगी, क्योंकि कई राउंड की बैठकें हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा हो सकती है। और आपको बताते हैं कुछ और जानकारी बीजेपी की आज प्रस्तावित केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से जुड़ी हुई। आज बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक संभव है। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर लग सकती है। पहली लिस्ट में 195 नाम का ऐलान किया गया था, वहीं दूसरी लिस्ट में 150 यानी कि 150 नामों का ऐलान संभव है। कल देर रात तक चली कोर ग्रुप की बैठक। कोर ग्रुप की बैठक में 3 राज्यों की बची सीट पर मंथन हुआ। गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना की बची सीट पर मंथन हुआ। और वहीं देर रात तक चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। 3 राज्यों की बची सीटों पर मंथन। गुजरात, एमपी, तेलंगाना को लेकर के मंथन लगातार जारी है और इन सीटों को लेकर के कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा लगातार हो रही है। और आज बीजेपी अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी करने वाली है, जिसमें 150 नामों का ऐलान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान से पहले ही बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट की तैयारी में जुटी हुई है। बीजेपी दूसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। सूत्रों की माने तो आज बीजेपी चुनाव समिति की बैठक भी हो सकती है, जिसमें दूसरी लिस्ट के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। सीईसी में मोहर लगने के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी करेगी। पिछले 3 दिनों से बीजेपी कोर ग्रुप की बैठकें हो रही है। देर रात दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में गुजरात के लोकसभा सीटों को लेकर बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में गुजरात के नेताओं के साथ सीटों पर मंथन हुआ। बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कोर ग्रुप की बैठक में गुजरात की बची हुई 11 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। शुक्रवार देर रात बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में महाराष्ट्र के सहयोगी दलों और बीजेपी नेताओं से उम्मीदवारों पर चर्चा हुई थी। इससे पहले बिहार बीजेपी नेताओं के साथ भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की थी। और आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना का गठबंधन हो गया है। आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव तीनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 1-2 दिन में इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आंध्र में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी 17 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वो बीजेपी और जनसेना को 8 सीट देने के लिए तैयार है। इन 8 सीटों में बीजेपी 5 से 6 और जनसेना 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बात विधानसभा की करें तो टीडीपी 145 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं बीजेपी और जनसेना को 30 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें जनसेना 22 से 24 सीट और बीजेपी को 6 से 8 सीट मिलने की संभावना है। और एक बड़ी खबर है, दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास बोरवेल में एक बच्चा गिर गया। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फुट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा है। बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। 40 फुट गहरा बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें बच्चा गिर गया है और बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में ये बच्चा गिरा है। देखिए, आपको हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। रेस्क्यू टीम मौजूद है और मशक्कत कर रही है ताकि बच्चे को सही सलामत निकाला जा सके। 40 फुट गहरा ये बोरवेल बताया जा रहा है, जिसमें बच्चा गिर गया है।
लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया है। हालांकि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के पद छोड़ने की वजह क्या है, वो साफ नहीं हो पाया। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में चंद दिन ही बाकी रह गए हैं, लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। अरुण गोयल का कार्यकाल अभी 3 साल बचा था। अरुण गोयल का कार्यकाल साल 2027 तक था। माना जा रहा था कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के रिटायरमेंट के बाद अगले साल फरवरी में अरुण गोयल सीईसी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने टर्म से करीब 3 साल पहले ही चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे, लेकिन साल 2022 में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। इसी के एक दिन बाद उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। निर्वाचन आयोग में पहले से ही चुनाव आयुक्त का एक पद खाली था। चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे इस साल फरवरी में रिटायर हुए थे। अरुण गोयल के भी इस्तीफा दे देने के बाद 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। और राजस्थान में चूरू के मौजूदा बीजेपी सांसद राहुल कसवां टिकट कटने से काफी नाराज चल रहे हैं। वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को फिर से टिकट देने पर कार्यकर्ताओं में रोष है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में घमासान शुरू हो गया है। पहली लिस्ट जारी होने के बाद जिनके नाम कटे हैं, उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत को तीसरी बार उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी कार्यकर्ता नाराज हैं। स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के चलते शेखावत के काफिले को निकलने में पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी। गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध होने के बाद पुलिस ने बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की और उन्हें गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची। विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने पुलिस अधिकारियों की कार्यप्रणाली का विरोध किया। पुलिस के साथ काफी देर तक बहस भी हुई। वहीं चूरू में टिकट काटने के बाद मौजूदा सांसद राहुल कसवां ने पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जयचंदों के बीच में रहने वाले जयचंदों की बात करते हैं। राहुल कसवां ने कहा, अब ये नहीं चलेगा। एक व्यक्ति हमारे आने वाले कल का फैसला नहीं करेगा। ये चुनाव इस बात का जीता जागता फैसला करेगा। ये चूरू की लोकसभा जनता जो बैठी है मेरे सामने, ये गांव से आए हुए लोग बैठे हुए मेरे सामने, ये किसान कौम बैठी है मेरे सामने, गरीब बैठे मेरे सामने, ये मजदूर बैठे मेरे सामने। क्या एक व्यक्ति हमारे आने वाला कल का फैसला करेगा? हम करेंगे फैसला अपने आने वाले कल का। चूरू की जनता करेगी फैसला अपने आने वाले कल का। इस चूरू लोकसभा क्षेत्र का बच्चा फैसला करेगा। ये लड़ाई कोई चुनाव की नहीं, ये लड़ाई एक विचारधारा की है। इधर पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर छुट्टी होगी। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। ममता सरकार ने अब रामनवमी पर भी छुट्टी देने का ऐलान किया है। 17 अप्रैल को रामनवमी त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन सरकारी अवकाश की घोषणा की गई है। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी संस्थान बंद रहेंगे। टीएमसी की इस घोषणा को लोकसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब समय बदल रहा है। समय बदल रहा है। ये पहली बार है कि राज्य सरकार ने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मान में अवकाश की घोषणा की है। मैंने जनवरी में रामनवमी पर छुट्टी नहीं देने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की थी। आज राज्य सरकार को छुट्टी घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। जय श्री राम। पिछले कुछ सालों में बंगाल में रामनवमी के दौरान हिंसा देखने को मिलती रही है। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले रामनवमी की छुट्टी की घोषणा कर टीएमसी ने हिंदुओं के प्रति उसके नरम रुख को दिखाने की कोशिश की है। बात करते हैं संदेश खाली मामले की। कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली में एक सभा को करने वाले। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज संदेश खाली का दौरा करेंगे। हाईकोर्ट ने संदेश खाली में नजात पुलिस स्टेशन को सभा आयोजित करने की इजाजत देने को कहा है।
कोर्ट ने आदेश दिया है संदेशखाली में किसी को भड़काऊ बयान देने की इजाजत नहीं है, जिससे क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। शुभेंदु अधिकारी ने 10 मार्च को संदेशखाली में सभा करने का फैसला किया था, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को बिहार की धरती से आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। बिहार के पालीगंज में ओबीसी महासम्मेलन में अमित शाह ने दोनों पार्टियों को पिछड़ा विरोधी बताया। बिहार के पालीगंज में शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी हुंकार भरी। अमित शाह ने ओबीसी महासम्मेलन में आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। लालू जी जिनकी गोदी में बैठे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा पिछड़ा अति पिछड़ा का अपमान करने का काम किया। मित्रों, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सालों तक कालका साहेब कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर बैठे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी ने दबा दिया। राजधानी पटना से सटा पालीगंज क्षेत्र पिछड़ा और अति पिछड़ा वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। अमित शाह ने लालू यादव और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजेडी और कांग्रेस जब तक सत्ता में रहे, दोनों पार्टियों ने सिर्फ पिछड़ों और अति पिछड़ों के वोट बैंक का इस्तेमाल किया, जबकि मोदी सरकार ने पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग का सम्मान करते हुए जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम किया। इतने सालों से कांग्रेस पार्टी एवं लालू प्रसाद यादव सत्ता पर रहे, इन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी का सम्मान करने का काम नहीं किया। बिहार के पिछड़ा वर्ग के हितैषी और बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने कहा 90% लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि विकास सिर्फ 2 से 3% लोगों का हो रहा है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरात में है और वो आज तापी में कई कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। 12 मार्च को मुंबई के नंदुरबार से यात्रा शुरू करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल ने जाति जनगणना पर जोर दिया। डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? गिनती से डरते हैं, जाति जनगणना से डरते हैं। जाति जनगणना से क्या होगा? सबको पता लग जाएगा भैया आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, जनरल कास्ट के कितने। जाति जनगणना में 2 कदम है। पहला कदम सब जातियों की गिनती और दूसरा कदम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सर्वे। राहुल ने कहा कि देश में विकास सिर्फ 2 से 3% लोगों के लिए है। यहाँ गरीब पिछड़ों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। जल, जमीन और जंगल पर अब कुछ लोगों का कब्जा हो गया है। राहुल ने कहा कि हम एक्सरे कराएं और पता लगाएं कि देश की संपत्ति किसके पास है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के 10 साल के शासनकाल की हिटलर से तुलना की है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी ने क्या कहा, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लोकसभा के चुनावी माहौल में नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है 2024 में जा रहे हैं। अखिलेश ने बीजेपी के 10 साल के शासनकाल को हिटलर से तुलना की। जो लोग 14 में आए थे वो 24 में जाने वाले हैं और 10 साल हिटलर का ही समय था। 10 साल से ज्यादा वो नहीं रह पाया वहां पर, तो 10 साल तो इनका भी पूरा हो गया। बीजेपी ने अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा है कि उनके लिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि का समय है। बीजेपी ने दावा किया कि यूपी में 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा। लेकिन बच्चों के विनाशकाले विपरीत बुद्धि का समय है, इसलिए ये सब कर रहे हैं। लेकिन आप कुछ भी उछल कूद करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत के साथ इस बार 400 पार के साथ मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पीएम मोदी आज यूपी के आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी देश के 10 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, जिसमें आजमगढ़ समेत 5 हवाई अड्डे यूपी में।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यूपी के अलावा दूसरे राज्यों को कई नई परियोजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई नए हवाई अड्डों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी शामिल है। आज दोपहर 12 बजे पीएम मोदी 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी आजमगढ़ में नए एयरपोर्ट का शुभारंभ करेंगे। यूपी के 5 हवाई अड्डों से 19 सीटर विमान का परिचालन शुरू होगा। ग्वालियर, कोल्हापुर, पुणे और जबलपुर के 4 नए हवाई अड्डों के टर्मिनल के विस्तारीकरण का शिलान्यास भी पीएम आजमगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअली करेंगे। श्रावस्ती में नए एयरपोर्ट का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री वर्चुअल तौर पर करेंगे। आज से श्रावस्ती एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। पीएम मोदी दक्षिण भारत के 3 हवाई अड्डों का भूमि पूजन भी आजमगढ़ से करेंगे। भूमि पूजन के बाद 1 से 1.5 साल में हवाई अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। दिल्ली में तैयार विश्व के दूसरे नंबर के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट की सौगात भी प्रधानमंत्री आज ही देंगे। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद पहली बार काशी पहुंचे पीएम मोदी ने शनिवार को रोड शो किया। पीएम मोदी ने विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। क्या कहती है काशी की जनता, आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए उम्मीदवार घोषित होने के बाद पीएम मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। पीएम ने हवाई अड्डे से लेकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर तक रोड शो किया। काशी की जनता ने पीएम मोदी का शानदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री जिधर से गुजर रहे थे वहां मौजूद लोग उनका स्वागत कर रहे थे। सड़कों पर पीएम मोदी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पीएम मोदी बाबतपुर एयरपोर्ट से रोड शो करते हुए बाबा विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। पीएम मोदी ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। मोदी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में लोकसभा चुनाव में जीत के लिए खास पूजा की। उन्होंने भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक भी किया। पूजा करने के बाद बाहर निकले तो वहाँ मौजूद लोगों का अभिवादन किया। पीएम मोदी के काशी पहुँचने पर वहाँ की जनता काफी गदगद थी। लोग यही चाहते हैं कि पीएम मोदी हर बार यहीं से चुनाव लड़ें। हमारे सांसद जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आए, अपना पूजा अर्चन करके निकले, हाथ हिलाते रहे। हम लोग भी उनका स्वागत हाथ हिला करके किया, क्योंकि हम लोग मस्जिद के अंदर थे। कोई बहुत अच्छी से बात हुई। हमारे सांसद है, बहुत खुशी है कि आप जब तक भी राजनीति में रहे हमारे यहाँ से ही सांसद रहे और देश के प्रधानमंत्री रहे। बहुत खुश है। हमारे तीसरी मर्तबा वो आ रहे हैं संसद के रूप में, तो हम लोगों उनको सपोर्टर में हैं। पूरा देश का नाम वो रोशन करने के लिए। काशी की जनता एक बार फिर पीएम मोदी को दिल्ली की गद्दी पर देखना चाहती है। और देखिए, यूपी के फिरोजाबाद से एक बहुत ही दुखद मामला सामने आया, जहां पर सेकंड क्लास के एक बच्चे की खेलते खेलते मौत हो गई। छात्र की मौत का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। बच्चे के परिवार में मातम छाया हुआ है और वहीं इस मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक स्कूल में 8 साल के बच्चे की मौत से हड़कंप मच गया। शनिवार दोपहर एक स्कूल में सेकंड क्लास का एक बच्चा अचानक खेलते हुए गिर गया, जिसके बाद आनन फानन में स्कूल प्रशासन उसे सरकारी ट्रॉमा सेंटर लेकर गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकल जांच में बच्चे को हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। बच्चे की मौत से परिजन सदमे में है। पूरी घटना स्कूल के सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले पर पुलिस का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली के केशवपुर मंडी से है, जहां पर केशवपुर मंडी के पास बोरवेल में बच्चा गिरा। दिल्ली जल बोर्ड प्लांट के अंदर 40 फीट गहरे बोरवेल में बच्चा गिरा हुआ है। बच्चे को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू जारी है। दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में यह बच्चा गिरा हुआ है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 40 फीट गहरा ये बोरवेल है। केशवपुर मंडी के पास का पूरा मामला है और ये बच्चा दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में गिर गया। लगातार बच्चे को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस वक्त मौके पर दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ और दिल्ली पुलिस मौके पर है, जो लगातार जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटी है। रेस्क्यू का ऑपरेशन कैसे चल रहा है वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के बोरवेल में यह बच्चा गिरा हुआ है और 3 अलग अलग जो टीमें हैं वो इस वक्त बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। हालांकि बच्चा कैसे बोरवेल तक पहुंचा, कैसे ये सब कुछ हुआ, अभी ये
पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अभी प्राथमिकता यह है कि बच्चे को जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जाए, क्योंकि काफी गहरा ये बोरवेल, 40 फुट गहरा ये बोरवेल है जहां पर बच्चा गिरा हुआ है। अब ऐसे में एनडीआरएफ, दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर सर्विस के तमाम जो जवान हैं वो जल्द से जल्द इस बच्चे को सही सलामत रेस्क्यू करने के काम में जुटे हुए हैं। तो दिल्ली के केशवपुर मंडी के पास का मामला, ये 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। क्रेन की मदद से भी लगातार वहां पर खुदाई का काम भी किया जा रहा है और इसके अलावा हम देख भी पा रहे हैं एक रस्सी जैसी चीज है जो कि इस बोरवेल से नीचे डाली गई है। शालिनी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है पूरी जानकारी के साथ। शालिनी, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? देखिए, मैं आपको बताऊं, करीब 2:45 बजे के आसपास की ये कॉल है जो कि दिल्ली फायर सर्विस को मिली और वो तस्वीरों में देखिए आप किस तरह से कोशिश की जा रही। करीब 40 फीट है गहराई, जो बोरवेल की है उसकी गहराई 40 फीट है और जो डाया है उसका वो है करीब 1.5 फीट का। और देखिए किस तरह से, क्योंकि पहले जो कोशिश की गई उसमें नाकाम रहे हैं, इस वजह से अब आप देखेंगे पास में ही जेसीबी से खुदाई चल रही और पास में ही फिर से खुदाई करके यहाँ से कोशिश की जाएगी ताकि टीम यहाँ से जा सके और यहाँ से बच्चे को निकालने की कोशिश हो सके, क्योंकि वहाँ से निकालना मुश्किल हो रहा है। इस वजह से पास में देखिएगा जेसीबी अभी मंगाई गई, अभी खुदाई शुरू हुई है। 2:45 बजे से जो कॉल गई उसके बाद से टीम यहाँ पर पहुँच गई थी। एनडीआरएफ की टीम हो या फिर दिल्ली फायर सर्विस की टीम हो, तो सभी यहाँ पर पहुंच गए थे। उसके बाद से लगातार कोशिश जारी है कि जल्दी से जल्दी बच्चे को कैसे निकाला जाए, उसके तमाम तरीके आजमाए जा रहे हैं ताकि उसको कोई नुकसान ना हो। सबसे बड़ी बात है कि इतनी गहराई में जो बच्चा गिरा उसको कोई नुकसान ना हो, उसको सुरक्षित निकाला जाए। इसके लिए पूरी कवायद की जा रही है और जल्दी, जितना जल्दी हो जाएगा उतना ही कहेंगे कि उसके लिए अच्छा होगा, उसकी सेहत के लिए। इसलिए देख किस तरह से कितना प्रयास हो रहा है। पहले वहां पर जो टीम थी वो बिल्कुल शालिनी, तो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके की 3 अलग-अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जल्द से जल्द बच्चे को निकाला जाए, ये प्राथमिकता है। शुक्रिया अभी के लिए आपका शालिनी, इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आइए खबरों में आगे बढ़ते वक्त हो चला है लोकल टू ग्लोबल टॉप 100 का। दिखाएंगे आपको देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक, 150 बीजेपी उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट पर मुहर संभव। इससे पहले 2 मार्च को बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें 195 उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली मुख्यालय में हुई बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग, 3 राज्यों के उम्मीदवारों पर मंथन की खबर। बीजेपी मुख्यालय में गुजरात कोर ग्रुप की भी बैठक, देर रात बाकी 11 सीटों के उम्मीदवारों पर मंथन। अमित शाह, नड्डा, सीआर पाटिल रहे मौजूद। आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम बदला, आज गुजरात के तापी में रहेगी यात्रा। कल कांग्रेस सीईसी की बैठक के चलते न्याय यात्रा पर ब्रेक, 12 मार्च को नंदुरबार से फिर शुरू होगी न्याय यात्रा। आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान, एसकेएम के आह्वान पर आज पूरे देश में रेल रोको आंदोलन, दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों को रोका जाएगा। किसान नेता जगजीत डल्लेवाल का दावा, यूपी, बिहार, केरल, एमपी, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र में भी आंदोलन का असर रहेगा, पंजाब में जगह जगह धरने। आज राजस्थान में पेट्रोल पंप संचालकों का हड़ताल, 2 दिन तक नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, वैट में कटौती और डीलर्स के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग। फ्रांस ने यूक्रेन को रेलैक F3 गोला बारूद सप्लाई किया, सीजर बंदूकों में होता है इस्तेमाल। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हवाई हमले, एक दिन में यूक्रेन के 47 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। बैटल ग्राउंड का यूक्रेन ने जारी किया वीडियो, जगह जगह रशियन जवानों के पड़े दिखे शव। यूक्रेन के नीपर इलाके में रशियन बमबारी से भारी तबाही, हवाई हमलों में तबाह हुई कई इमारतें। गाजा के समर्थन में लंदन में निकाला गया मार्च, गाजा पट्टी में बमबारी रोकने की मांग। रमजान के पवित्र महीने को देखते हुए लंदन में प्रदर्शनकारियों की मांग, गाजा पर तुरंत बमबारी रोके इजराइल। गाजा में पैराशूट से पहुंचाई जा रही है मदद, यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 20 लाख से ज्यादा लोग भूखमरी का शिकार। आज आजमगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, 34,500 करोड़ की परियोजनाओं का होगा शुभारंभ, 10 हवाई अड्डों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी देंगे आजमगढ़ को बड़ी सौगात, मंदुरी एयरपोर्ट और महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली जारी करेंगे मेहतारी बंदर योजना की पहली किश्त, 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को होगा लाभ, खाते में आएंगे 1,000 रुपए। बाबतपुर एयरपोर्ट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक पीएम ने 28 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, लोगों ने मोदी मोदी का नारा लगाते हुए फूल बरसाए।
तीसरी बार बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। रुद्राभिषेक के बाद त्रिशूल उठाकर हर हर महादेव का जय घोष किया। लोकसभा चुनाव ऐलान से पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा 2027 तक था। कार्यकाल 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सीसी राजीव कुमार अकेले। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे पर खड़गे ने कहा, संस्थानों का विनाश नहीं रुका तो लोकतंत्र पर तानाशाही का कब्जा हो जाएगा। केसी वेणुगोपाल ने इसी पर दबाव डालने का आरोप लगाया। कहा, शासन लोकतांत्रिक परंपराओं को नष्ट करने पर तुला हुआ है। मोदी सरकार पूरे मामले में सफाई दे। आरजेडी ने जताई आशंका। सांसद मनोज झा बोले, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले इस्तीफा बेहद चिंताजनक। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना में गठबंधन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे तीनों दल। 6 साल पहले टूटा था ये गठबंधन। आंध्र प्रदेश में टीडीपी 17, बीजेपी 6, जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। सोर्सेस के हवाले से खबर। सोर्सेस के अनुसार अराकू, राजमुंद्री, नरसापुरम सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। जनसेना पार्टी का अनकापल्ली, काकीनाडा, मछलीपट्टनम में से 2 सीट मिल सकती है, खबर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि तीनों दल देश और राज्य की प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार है। गठबंधन पर अमित शाह का बयान। बोले, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण का एनडीए में स्वागत है। टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र बुरी तरह से बर्बाद, एनडीए में दोबारा शामिल होकर खुश। जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण का बयान। आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए गठबंधन हम चाहते हैं, साथ लंबा चले। लाल सागर में तनाव जारी है। ब्रिटिश वॉरशिप ने हूती विद्रोहियों के 2 ड्रोन को मार गिराया। चीन के युद्ध अभ्यासों पर चीनी सेना के ही आला अधिकारियों ने उठाए सवाल। चीनी वॉर ड्रिल को बताया नकली। चीनी राष्ट्रपति ने पीएलए को वॉर ड्रिल के जरिए जंगी तैयारियों को तेज करने के लिए कहा। आज दुनिया के कई देशों में चीन के खिलाफ निकाला जाएगा विरोध मार्च। 10 मार्च को होता है तिब्बत नेशनल अपराइजिंग डे। 10 मार्च 1959 के दिन तिब्बत में चीनी कब्जे के खिलाफ लोगों ने किया था विद्रोह। अजरबैजान और आर्मेनिया में बढ़ सकता है तनाव। अजरबैजान की मांग, हमारे गांव आजाद करे आर्मेनिया। स्विट्जरलैंड के वेलिस इलाके में चट्टान गिरने से हादसा हुआ। चट्टान गिरने से सड़क टूट गई। पटना के ओबीसी महासम्मेलन में बोले अमित शाह, माफियाओं को उल्टा लटकाकर जेल में डालेंगे। पालीगंज की जनसभा में अमित शाह के हुंकार। सभी 40 सीटें जिताने का किया आह्वान। बोले, सोनिया का राहुल को पीएम और लालू को, तेजस्वी को सीएम बनाना लक्ष्य है। कर्नाटक में बीजेपी का क्लीन स्वीप का दावा। विजेंद्र येदियुरप्पा ने कहा, कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीट जीतेंगे। लखनऊ पहुंचे राजनाथ सिंह ने भरी हुंकार। कहा, मुझे जनता से बहुत प्यार मिला, अब की बार एनडीए 400 के पार। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला। बोले, बीजेपी ने पिछड़े दलितों के साथ अन्याय किया। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के बीच सीट बंटवारा। 9 सीटों पर लड़ेगी कांग्रेस, पुडुचेरी में 1 सीट। पंजाब की सभी 13 सीटों पर अगले हफ्ते उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है आम आदमी पार्टी। महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग पर कल होगी बैठक। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर फिर होगा मंथन। राहुल गांधी और बारामती में एमवीए की रैली में शामिल नहीं होंगे प्रकाश अंबेडकर। सीट बंटवारे के बाद ही होंगे शामिल। सीट शेयरिंग को लेकर वंचित बहुजन अघाड़ी के चीफ प्रकाश अंबेडकर का दावा। 10 सीटों को लेकर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस में समन्वय नहीं। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, प्रकाश अंबेडकर बड़े नेता हैं, उनके साथ सभी मसले सुलझाने की कोशिश करेंगे। ब्राजील के कई शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात है। नाव से आवाजाही करते दिखे लोग। दुबई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर भारी जल भराव। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था बारिश का अलर्ट। मालदीव ने देश के समुद्री इलाके की निगरानी करने के लिए तुर्की से खरीदे ड्रोन। चीन से मालदीव की बढ़ रही नजदीकियां। कुछ दिन पहले ही चीन मालदीव के बीच हुआ है रक्षा सहयोग समझौता। चीन से बढ़ती नजदीकियों के बीच मालदीव में दूतावास खोलेगा रूस। दोनों देशों के बीच हुआ समझौता। महाराष्ट्र के बारामती से सुप्रिया सुले होंगे उम्मीदवार। शरद पवार ने किया ऐलान। महाराष्ट्र में मराठा वोटर्स को लुभाने की कोशिश। आज स्वराज्य संगठन के संस्थापक संभाजी राजे करेंगे मराठा भवन का लोकार्पण। लोकसभा चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं करेगी बीएसपी। मायावती ने किया ऐलान। कहा, गठबंधन और तीसरे मोर्चे की खबर अफवाह। मायावती ने विरोधियों पर साधा निशाना। बोली, बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने के कारण विरोधी लोग बेचैन। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ऐलान। उड़ीसा से विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। सौरभ भारद्वाज ने कहा, उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी में गठबंधन अप्राकृतिक है, कोई भी पचा नहीं पा रहा। आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाएंगे अरविंद केजरीवाल। लोकसभा चुनाव के कैंपेन का आगाज करेंगे। भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। बिहार विधान परिषद के लिए बीजेपी ने घोषित किए 3 नाम। मंगल पांडे, लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह को कैंडिडेट बनाया गया। यूपी एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी के पूर्व मंत्री अमर मणि के बेटे अमन मणि कांग्रेस में शामिल हुए। लगा था पत्नी की हत्या करने का आरोप। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। आज पूर्व मंत्री, विधायक समेत कटारिया और सचिन पायलट कैंप के नेता बीजेपी में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस में बड़ी टूट। पूर्व केंद्रीय मंत्री
सुरेश पचौरी समेत 13 से ज्यादा कांग्रेसी नेता बीजेपी में शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले सुरेश पचौरी, बिना शर्त बीजेपी में शामिल हुआ हूं, जो राम को प्रिय ना हो उसे छोड़ दो, मुझे पद की कोई लालसा नहीं। पचौरी के दल बदल पर बोले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, ये लोग सत्ता से अलग नहीं रह सकते। ईडी, आईटी, सीबीआई के डर से भी नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। अफगानिस्तान के कोरम इलाके में सीमा पार से फायरिंग हुई है, 8 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी घायल हुए। समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन, 261 लोगों को बचाया गया। चैरिटी जहाज रोम की ओर रवाना हुआ। रूस के इस्कैंडर मिसाइल से बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन का एंटी मिसाइल सिस्टम तबाह हो गया। बीजेपी में गए चंडीगढ़ के 2 पार्षदों को आप में वापसी हुई है। पूनम और नेहा सहरावत हुई हैं शामिल। मेयर चुनाव के बाद बदला था पाला। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम से बीजेपी के सांसद कुनार हेब्रम ने पार्टी को छोड़ा, निजी कारणों का हवाला दिया। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी का ममता सरकार पर बड़ा हमला। टीएमसी ने महिलाओं की समस्याएं नजरअंदाज की। परिवारवाद पर पीएम मोदी का हमला। टीएमसी वालों को भतीजे और कांग्रेस को बेटा बेटी की चिंता। आज संदेश खाली में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी की रैली है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस बारे में अनुमति दे दी है। कोलकाता में आज ममता बनर्जी की मेगा रैली। ब्रिगेड मैदान से लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज होगा। पश्चिम बंगाल में पहली बार रामनवमी पर होगी छुट्टी। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान। 22 मार्च से देश के 700 जिलों में शुरू होगा जल शक्ति अभियान का दूसरा चरण। गजेंद्र शेखावत बोले, लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले 13 मार्च को मोदी कैबिनेट की आखिरी बैठक। पीएम कर सकते हैं बड़े फैसले। 1 करोड़ 13 लाख लोगों ने छोड़ी एलपीजी गैस पर सब्सिडी। पीएम की अपील पर लोगों ने छोड़ी एलपीजी गैस सब्सिडी। हरदीपुरी बोले, बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से 2.2 लाख करोड़ रुपए का राजस्व बर्बाद हुआ। 15 मार्च को होगा दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। पानी की सप्लाई, सीवर को लेकर 1 दिन का होगा विशेष सत्र। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में दी चुनौती, तुम जितने समन भेजोगे हम उतने स्कूल बनाएंगे। केजरीवाल का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी वाले जनतंत्र समाप्त कर रहे हैं, सरकारें गिरा रहे। दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी की फाइल एलजी को भेजी। 7 मार्च को केजरीवाल कैबिनेट ने पास किया था प्रस्ताव। दिल्ली के एलजी ने ओखला की संजय कॉलोनी का दौरा किया। उपराज्यपाल ने गंदगी का मुद्दा उठाया। लालू के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव के घर रेड। पटना के 6 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। घर से 2 करोड़ रुपए बरामद। पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून सख्ती से लागू, पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैलानियों का लगा तांता। भारी संख्या में पर्यटक वीकेंड का लुत्फ उठाने पहुंचे हिमाचल। गुजरात में आतंकी वारदातों से निपटने की तैयारी। अहमदाबाद में देर रात हुई आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल। मुरादाबाद जेल की महिला कैदियों की प्रदर्शनी। हाथों से बनाए सामान को लोक अदालत की प्रदर्शनी में रखा गया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके के पब्लिक टॉयलेट में चली गोलियां। 1 शख्स की मौत, 1 शख्स घायल। फिरोजाबाद के स्कूल में खेलते खेलते 9 साल के बच्चे की मौत हुई। सीसीटीवी में कैद हुआ वीडियो। मुंबई में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा ने जीता 71वां मिस वर्ल्ड का खिताब। सिनी शेट्टी के सिर नहीं सज पाया मिस वर्ल्ड 2024 का ताज। भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी सिनी। भारत ने जीता धर्मशाला टेस्ट। 5 मैचों की सीरीज में भारत की 4-1 से जीत। टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ियों पर अब होगी पैसों की बारिश। बीसीसीआई ने लॉन्च की नई स्कीम। और चलिए अब आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। और देखिए बड़ी खबर क्या है। और एक तस्वीर सामने आई है जो सभी को चौंका रही है। बेहद ही दुखद हादसा कैसे हुआ। स्कूल में खेलते खेलते एक बच्चे की जान चली गई। फिरोजाबाद का पूरा मामला है। 2वीं क्लास का ये छात्र है और इसकी स्कूल में मौत हो गई। खेलते खेलते यह जमीन पर गिर गया और 8 साल का ये बच्चा, हालांकि इसको अस्पताल ले जाया गया, ट्रॉमा सेंटर, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित किया। ये जा रहा है। इस वक्त की दूसरी बड़ी वीडियो ब्रेकिंग यूपी के अमरोहा से है, जहां पर बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के झुंड ने बच्ची पर हमला किया। घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज जारी है। 2 दिन पहले भी कुत्तों के हमले से हुई थी बच्ची की मौत। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आवारा कुत्तों ने एक बच्ची को अकेला पाकर उस पर हमला किया। हालांकि वहीं पर करीब में एक शख्स जो मौजूद था वो भागकर इस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा। बच्ची इस हमले में घायल हो गई है। 4 से 5 की संख्या में आवारा कुत्ते आपको नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। कुत्तों का ये झुंड जो कि एक बच्ची पर टूट पड़ा। यूपी के अमरोहा का ये पूरा मामला। और अगली बड़ी खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के कई इलाकों पर भीषण बाढ़ के बाद तबाही है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। सैलाब में लोग फंसे हुए हैं, वाहन फंसे हुए हैं। इंडोनेशिया में बाढ़ की वजह से बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। ये तस्वीरें आपके सामने है इंडोनेशिया की। यहां पर आप देखिए किस तरह से भारी बारिश के बाद इंडोनेशिया में बाढ़ आई है।
और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया और सड़कों पर सैलाब बहता हुआ को नजर आ रहा है। और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, बड़ी संख्या में गाड़ियां वहां पर मौजूद थी जो कि इस बाढ़, इस सैलाब की चपेट में आ गए। लोग इसमें फंस गए। आपको ट्रकों के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर लोग नजर आ रहे होंगे। और चौथी बड़ी वीडियो ब्रेकिंग ब्राजील से है। ब्राजील के उत्तर पश्चिमी राज्य एकर में बाढ़ का कहर जारी है। सड़कों पर बाढ़ का सैलाब, मकानों, दुकानों में जल भराव हो गया है। नदी बन चुके रास्तों पर नाव चलाई जा रही है। ब्राजील के बड़े इलाके में भूखमरी और बीमारियां इसके बाद फैल गई हैं। और पांचवी वीडियो ब्रेकिंग स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड के वेलेस में सड़क पर पहाड़ टूट गया। चट्टान खिसकने से सड़क ब्लॉक हो गई। स्विट्जरलैंड के वेलेस में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यह तस्वीरें आप देखिए, किस तरह से पहाड़ टूटा और सीधे सड़क पर आकर गिरा और इसके बाद जो सड़क है वो धराशायी हो गई। और छठी वीडियो ब्रेकिंग आपको बता दें, संयुक्त अरब अमीरात में भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई है। दुबई और अबू धाबी में भारी बारिश से हुआ जलभराव। बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। अगली वीडियो ब्रेकिंग, चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में किसानों का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। प्राग की सड़कों पर ट्रैक्टर्स के काफिले से किसानों का कब्जा। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग है। सैन फ्रांसिस्को में निकला विमान का पहिया। टेक ऑफ करते ही बोइंग 777 की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सैन फ्रांसिस्को से जापान जा रही थी बोइंग 777 की फ्लाइट। ओसाका जाने वाले विमान में 249 लोग सवार थे। गाजा पट्टी में हवाई जहाज से गिराई गई राहत सामग्री, पैराशूट से गिराई गई राहत सामग्री और दैनिक इस्तेमाल का सामान, खाने पीने का सामान लेने के लिए दौड़ पड़े स्थानीय नागरिक। और ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पैराशूट के जरिए गाजा में राहत सामग्री भेजी गई है और इसे लेने के लिए स्थानीय लोग दौड़ पड़े। गाजा पट्टी में अभी भी युद्ध हमास और इजराइल के बीच चल रहा है। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, कई इमारतें खंडर बन चुकी हैं। चारों तरफ तबाही के निशान देखने को मिल रहे हैं और इस बीच गाजा में राहत सामग्री भेजी गई है। और 11वीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, सुखोई 25 से रूसी एयरफोर्स की स्ट्राइक। यूक्रेन की सैन्य किलेबंदी पर भीषण बमबारी हुई है। फाइटर जेट से यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई। और अब 12वीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग, रूस लगातार विध्वंसक हमले बढ़ा रहा है यूक्रेन के खिलाफ। फैव 250 बम से हमला कर रहा है रूस। ग्लाइड बमों का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद कैसे यूक्रेन की बैटलफील्ड थर्रा उठी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने, ड्रोन हमले में रूसी फौज का बीएमपी वेपन तहस नहस हो गया। अवदिव्का में ड्रोन के सटीक हमले में खाक हो गया रूसी बीएमपी। कई रूसी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा है। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। रूस बॉर्डर के पास नेटो की विध्वंसक वॉर ड्रिल हुई है। नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन में चल रहा नेटो का बड़ा युद्धाभ्यास। ये तस्वीरें आप देखिए। एक्सरसाइज में 13 देशों के 20,000 सैनिक शामिल हैं। जल, जमीन, आसमान में दम दिखा रहे नेटो देश। फ्रांस, जर्मनी के वॉरशिप लगातार धमाके कर रहे हैं।
ब्रेकिंग आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर की आशंका के बीच लंबी जंग की तैयारी में जुटा है फ्रांस। बड़े युद्ध की ट्रेनिंग में जुटी है फ्रांसीसी आर्मी और फ्रांस में हाई इंटेंसिटी वॉर की तैयारी शुरू हो गई है। 96 घंटे की नॉन स्टॉप वॉर ड्रिल कर रही है फ्रांसीसी सेना। बेहद मुश्किल वॉर सिचुएशन में युद्धक तैयारी की जा रही है। और इधर खान यूनिस में हमास का टनल नेटवर्क तबाह किया गया। आईडीएफ ने आईडी से हमास की लड़ाकों की 10 सुरंग तबाह कर दी है। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम पर भारी पड़ी रूस की इस्कंदर मिसाइल। इस्कंदर मिसाइल ने S-300 डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। उन्नीसवीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग है। कनाडा के न्यू फाउंडलैंड में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। कई फीट तक बर्फ गिरने से भारी तबाही। मकान, दुकान और संस्थानों पर बर्फ जम गई। रास्तों पर भी बर्फ की दीवार ने रास्ते ब्लॉक किए। और अब आपको दिखाते हैं 20वीं बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। स्कॉटलैंड में 24 घंटे से हिमपात जारी है। बर्फ से ढका स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग। कई फीट तक बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कई फीट तक बर्फ की मोटी सफेद चादर देखने को मिली है स्कॉटलैंड में। और एक दिन से बताया जा रहा है 24 घंटे से हिमपात जारी है। यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है और इसी वजह से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। काफी परेशानी स्थानीय लोगों को भी उठानी पड़ रही है क्योंकि कपकपाती सर्दी के बीच बर्फबारी ने मुसीबतें और बढ़ा दी।